हेलो गाइस, दिस इज़ मंजू कुमारी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिगिनिंग फॉर लर्निंग में फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज हम करेंगे सीटेट के लिए एक नया टॉपिक, ज्योग्राफी का ही टॉपिक है ये भी, और वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आज मैं आपको पहले मेजर डोमेन समझाऊंगी क्या क्या है, देन उसके बाद हम उनके डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेजर डोमेन्स, डोमेन्स को कहते हैं परिमंडल हिंदी में। ठीक है, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, डोमेन्स को परिमंडल कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के पहले तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उसमें सिर्फ अर्थ ही ऐसा एक प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं वो अर्थ पे हैं। जैसे वाटर है यहाँ पर, ठीक है, और अर्थ लैंड है, हमें कुछ उगाना है या पेड़ पौधे उगेंगे तो लैंड है। देन उसके बाद वायु भी है यहाँ पर, पेड़ पौधों से वायु भी, ऑक्सीजन, मतलब जो चीज़ें एक जीवों को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है वो सारी अर्थ पे मिलती हैं। इसलिए ही पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अर्थ के मेजर डोमेन्स कौन कौन से हैं। तो इसके 3 डोमेन्स हैं मेजर। ठीक है, पहला है लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर, इसे हिंदी में कहते हैं भूमंडल, लिथोस्फीयर। ठीक है, और सेकंड हमारा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को कहते हैं वायुमंडल हिंदी में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को हिंदी में जलमंडल कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी के 3 डोमेन्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो अभी हम समझेंगे इनके मीनिंग को कि इन तीनों का मीनिंग क्या होता है। लिथोस्फीयर यानी भूमंडल, हिंदी का जो शब्द है भूमंडल, उससे तो एकदम क्लियर हो जाता है कि लिथोस्फीयर क्या होता है। भूमंडल का मतलब, भू का मतलब होता है लैंड, भूमि, यानी लिथोस्फीयर का मतलब होता है कि हमारे अर्थ पे जितना परसेंटेज जो लैंड एरिया है, जो भूभाग है, हमारे जो ठोस भूमि है, जो ठोस चट्टानों वगैरह से बना हुआ जो हिस्सा है भूमि का, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स जहां हम रहते हैं, क्योंकि भूमि जो है कॉन्टिनेंट्स में ही पाई जाती है और बाकी तो सारा जो है वो वाटर ही है। जैसे आपको पता है कि 71% जो है वो वाटर ही है पृथ्वी पर, तो 29% जो हिस्सा बचता है भूमि का वो लैंड एरिया ही है। ठीक है, तो जो लैंड एरिया है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। और वायुमंडल, ये हिंदी के शब्द से तो एकदम क्लियर हो जाता है। वायु मतलब हवा, जो एक हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, वो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल, यानी जो हमारा ऊपर का जो वायु वगैरह है जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, तो उसे वायुमंडल कहते हैं यानी एटमॉस्फेयर। देन उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। हिंदी के शब्द जलमंडल से तो पता चल जाता है कि जितना एरिया पृथ्वी पर जितना भी वाटर है वो सारा जलमंडल कहलाता है। ठीक है, जैसे जो ओशियंस हैं बड़े बड़े, ठीक है, जैसे हमारा पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, आर्कटिक ओशियन है, और भी हमारा साउथर्न ओशियन वगैरह हो जाएगा, इंडियन ओशियन वगैरह, मतलब जितने भी जो समुद्र हैं यानी सी हैं या ओशियंस हैं, जितना पानी का हिस्सा है पृथ्वी पर, उसे जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जैसे आपको पता है 71% जो है वो वाटर है, तो 71% हाइड्रोस्फीयर है, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा तो पानी का ही है पृथ्वी पे, जो बड़े बड़े महासागर यानी ओशियंस में और जो समुद्र हैं सीज में पाया जाता है। बाकी इसमें और जैसे नदियाँ, झरने, और जो इवन हमारे जो भी जो होते हैं ना वेपर्स, वाटर वेपर्स होते हैं, जल बाष्प होते हैं, वो भी इसी का हिस्सा माना जाता है। यानी जहाँ भी पानी की बात होगी वो हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, और बाकी जो हमारा लिथोस्फीयर है वो 29% ही है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उस पर 71% तो हाइड्रोस्फीयर ही है और बाकी जो 29% बचा वो हमारा भूमंडल है यानी लैंड एरिया है सारा। और एटमॉस्फेयर तो जो हमारे ऊपर जो एक है जिसमें गैसेस वगैरह पाई जाती हैं सारी, ठीक है, वो हमारा
एटमॉस्फेयर हो गया। तो ये तो हो गया एक ओवरऑल व्यू कि ये तीनों डोमेन्स होते क्या हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या और डिटेल जो है वो आपको याद रखनी है, जो कि सीटेट के पेपर में पूछी जा सकती है। तो ये वीडियो तो पहली बार गाइज ये है कि सीटेट के जो तैयारी कर रहे हैं उनके सोशल स्टडीज़ की तैयारी बहुत अच्छी है, उसके लिए तो यूज़फुल है ही। बट अगर 10th क्लास के बच्चे अगर 6th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को ईजिली देख सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। तो सीटेट के बच्चे भी देख सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और 6th क्लास के बच्चों के लिए भी ये यूज़फुल है। तो अभी हमने एक ओवरव्यू लिया, अब हम तीनों को डिटेल में करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में लिथोस्फीयर के बारे में बात करेंगे, देन हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर के बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि लिथोस्फीयर के बारे में काफ़ी डिटेल दी है तो एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ इस वाले वीडियो में इसी की बात करेंगे, लिथोस्फीयर की। ठीक है, लिथोस्फीयर, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लिथोस्फीयर यानी जो भूमि का भाग है वो 29% ही है, बाकी 71% वाटर है। ठीक है, तो ये जो लिथोस्फीयर है वो जैसे जो मतलब कि रॉक्स वगैरह बनी होती हैं, जो सॉइल की एक थिनर वो एक होती है, मतलब लेयर होती है, उससे बना हुआ होता है। यानी जो कठोर भाग है पृथ्वी का, जो चट्टानों से या मिट्टी की परत से बना हुआ है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और सॉइल तो आपको पता ही है, जो मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे जो कि पेड़ पौधे वगैरह हो जाएंगे, या हम ह्यूमंस को कुछ क्रॉप्स वगैरह उगानी है तो उसके लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है लिथोस्फीयर का सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है कि जो ठोस भाग है भूमि का, ठीक है, जहाँ मतलब जहाँ लोग रह सकते हैं, मतलब जैसे समुद्र वगैरह में तो लोग नहीं रह सकते ना, तो जो ठोस भाग है, जो रॉक्स वगैरह से बना हुआ, जहाँ सॉइल वगैरह मौजूद है, ठीक है, तो उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और 29% है वो, ये आप बात याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे जो अर्थ की सरफेस है, यानी जो पृथ्वी की जो सतह है, उसको सरफेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस यानी पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है, एक तो हम इसको कर सकते हैं ओशियन बेसिन में। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम इसी में पढ़ेंगे आगे थोड़ी देर बाद डिटेल में। महाद्वीप कहते हैं कॉन्टिनेंट्स को, और मैं कितने कॉन्टिनेंट्स हैं क्या उनके बारे में डिटेल भी आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन को बोलते हैं महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन कहते हैं ओशियन बेसिन को। तो अर्थ की सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, यानी जो पृथ्वी मतलब जो लैंड के जो बड़े बड़े भूभाग हैं ना, बहुत बड़े बड़े जो पार्ट्स हैं लैंड के, जहाँ पर भूमि पाई जाती है, बड़े बड़े भूभाग जिन्हें हम कहते हैं, लैंड के जो एरियाज है बड़े बड़े, उनको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको डिटेल में मैं बताऊँगी। और महासागरीय बेसिन होते हैं कि जो बड़े बड़े महासागर हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, पैसिफिक महासागर हो जाएगा, साउथर्न ओशियन है हमारा, इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, उस तरह से ही ये सारे जो महासागर हैं बड़े बड़े हमारे, ठीक है, जो 5 महासागर हैं, वो सारे उनको ओशियन जो है मतलब ओशियन बेसिन में वो चीज़ आती है। यानी बड़े बड़े जो जल के स्रोत हैं, बड़े बड़े जलाशय जो हैं, जैसे जो हमारे 5 महासागर है, ओशियंस हैं, उनको कहते हैं। और कॉन्टिनेंट्स बड़ा भूमि का भाग, ठीक है, जैसे हमारे एशिया कॉन्टिनेंट है जिस पे हम रहते हैं, तो वो इसमें आता है। ठीक है, और आपको महासागर का क्या याद रखना है कि जितने भी जो महासागर हैं, जैसे हमारे 5 बड़े महासागर हैं, तो वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये नहीं है कि एक महासागर यहाँ है तो फिर एकदम पूरा ऐसा एक लैंड एरिया ये है और अगला महासागर के एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही नहीं है। सारे महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, और जो सारे महासागर हैं उनका जो लेवल होता है, जो सतह होती है, वो सबकी समान है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि सारे जो महासागर है वो आपस में कनेक्टेड हैं, इस तरह से किसी ना किसी जगह पर जाके आपस में वो सारे कनेक्टेड हैं। ठीक है, और सबका जो सी लेवल होता है वो इक्वल है। ठीक है, जो सी लेवल है यानी जो समुद्र की सतह है वो सभी की इक्वल है। ठीक है, और एक और मैं आपको बात बताती हूँ, अगर हमने मान लो किसी जगह की ऊंचाई मापनी है, तो हम ये नहीं है कि इसको लैंड से मापना शुरू करते हैं, भूमि से मापना शुरू करते हैं, फिर हम बताते हैं कि ये जगह इतनी ऊंची है। जैसे आपने माउंट एवरेस्ट नाम सुना होगा, सबसे ऊंचा एक शिखर है यानी पीक है वो, है ना, तो उसकी ऊंचाई भी सी लेवल से मापी जाती है। ठीक है,
सी लेवल यानी समुद्र की सतह से मापी जाती है। मान लीजिए ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, और ये है हमारी यहाँ से लैंड शुरू होती है, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट है, यहाँ से लैंड शुरू हो रही है, नीचे सारे में ये वाटर है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट मान लीजिए तो यहाँ से नीचे से होर शुरू हो रहा है, यहाँ से, है ना, और ये सारा वाटर में है बाकी जो माउंट एवरेस्ट है। तो हम ये नहीं है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापना, यहाँ से लैंड है तो हम यहाँ से ऊंचाई मापना शुरू करेंगे कि इतना ऊंचा है ये, नहीं, इसको सी लेवल से मापा जाएगा जहाँ से ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब किसी भी जगह की ऊंचाई मापी जाती है तो वो समुद्र की सतह से मापी जाती है, फिर जाके यहाँ से सतह से माप के फिर इसकी ऊंचाई डिसाइड की जाएगी कि इतनी इसकी ऊंचाई है। तो ये आपने याद रखना है कि किसी भी जगह की ऊंचाई मापने के लिए सी लेवल से ही स्टार्ट किया जाता है उसके मापने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको बता रही थी माउंट एवरेस्ट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें कि सबसे ऊंचा मतलब जो पीक कौन सा है, यानी सबसे ऊंचा शिखर, हिंदी में शिखर कहते हैं, ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक, ओके। तो हम अभी बात करेंगे माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद हमें सबसे ज़रूरी जो इसकी बात है ऊंचाई याद रखनी, कितनी है, 8,848 मीटर, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट के बारे में है। अब हम एक बात करेंगे, पृथ्वी का जो सबसे गहरा हिस्सा है वो कहाँ पर है, ठीक है। पृथ्वी का जो सबसे गहरा हिस्सा है, पहली बात तो वो पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है, और उस जगह का नाम है मोरियाना ट्रेंच, मोरियाना ट्रेंच, जिसे हिंदी में मैरियाना गर्त कह देते हैं ट्रेंच को, ठीक है। ये जो पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है उसका नाम है मोरियाना ट्रेंच, और ये पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर में है ये जगह, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है इसमें। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की, कि कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स जिसे हिंदी में कहते हैं महाद्वीप, महाद्वीप, और इंग्लिश में उनको कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो मैंने आपको भी बताया था कॉन्टिनेंट्स के बारे में, एक ओवरऑल एक बात बताई थी। कॉन्टिनेंट्स होते हैं जो भूमि के मतलब जो बड़े बड़े लैंड एरियाज़ हैं, बहुत बड़े भूभाग हैं, उन्हें कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। और हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे एशिया है, ठीक है, एशिया जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट है। देन उसके बाद है अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, देन उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा इसमें हमारा, ये हो गए 4। देन उसके बाद अंटार्कटिका, वो भी अंटार्कटिका ही बोलते हैं, जिसे हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद 7th जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है, 7th है साउथ अमेरिका। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम उस कॉन्टिनेंट की बात करेंगे जिसमें हम रहते हैं, यानी एशिया। तो हमारा भारत एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है, तो सबसे पहले हम एशिया की बात करेंगे, ठीक है। एशिया, अगर आप मैप पे देखोगे ना, इनका जो वर्ल्ड मैप बना हुआ है, तो ये एशिया काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है इस तरह से, और एशिया के यहाँ साथ में जो जुड़ा हुआ कॉन्टिनेंट है वो है यहाँ यूरोप, ठीक है। ये वाला ये एशिया कॉन्टिनेंट है, और एशिया कॉन्टिनेंट के साथ में ही यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है। तो एशिया कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे थे, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट। तो जिस जगह से ये जुड़े हैं वहाँ पर है यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल माउंटेन है वहाँ पर एक, जिससे ये आपस में
जुड़े हुए हैं, एशिया और यूरोप, ठीक है। और ये एशिया का ये वेस्टर्न साइड है एशिया की, ठीक है, वेस्ट में ही पड़ता है ये। तो इसके वेस्ट में कौन है, ये है यूरोप। एशिया के वेस्ट में कौन है, यूरोप। और एशिया और यूरोप जिस जगह से जुड़े हैं वो है यूराल, जो एक माउंटेन है, पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, यूराल, उससे ये आपस में दोनों ही कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हैं। और एशिया के जो वेस्टर्न साइड है, पश्चिम में कौन सा कॉन्टिनेंट है, यूरोप। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट जिस जगह से जुड़े हैं वहाँ कौन सा पर्वत है, वो तो यूराल। और एशिया के पश्चिम में कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है, यानी वेस्ट में, तो यूरोप कॉन्टिनेंट पड़ता है। ये बात आपको याद रखनी है। अभी मैं एशिया के बारे में बताती हूँ। एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, आपको बात याद रखनी है, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये, ठीक है। और ये पड़ता है, जैसे मैंने आपको हेमिस्फीयर बताए थे ना, तो ये पूर्वी यानी ये ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है। हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध बोलते हैं जैसे हिंदी में, और इसको बोलते हैं पूर्व मतलब कि पूर्वी गोलार्ध में पाया जाएगा। यानी एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट, सबसे जो हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। और सबसे बड़ा है, तो ये टोटल जो हमारा भूमि का हिस्सा है ना कुल, उसका 1/3 पार्ट तो इसी ने घेर रखा है। मतलब जितना भी हमारा भूमि का हिस्सा, लैंड एरिया है, उसका 1/3 पार्ट ये एशिया ही है, ठीक है। लार्जेस्ट है, 1/3 पार्ट इसने घेरा है, और ये ईस्ट हेमिस्फीयर में है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है इसके बारे में। और ये इससे यूरोप से यूराल पर्वत के ज़रिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यूरोप और एशिया, जो मैंने आपको अभी ये ड्रॉ करके दिखाया था, ये दोनों जो आपस में यूराल पर्वत से जुड़े हुए हैं, तो ये जो एरिया है ना, अभी देखो ये मिक्स है, एशिया और यूरोप दोनों का ही ये मिला जुला एरिया ये वाला है ना, दोनों के पार्ट आते हैं यहाँ पर, तो इसको यूरेशिया कहते हैं, या आप याद रख सकते हैं यूरेशिया, मतलब जहाँ पर यूरोप और एशिया दोनों का जो मिक्स एरिया पाया जाता है उस एरिया को यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है, यूरेशिया। बस ये आपको इसमें एशिया के बारे में जो है वो याद रखना है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो 3 लाइंस मैंने आपको बताई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वाटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी तो ये जो एशिया है इसके बीच में से यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसे जाएगा ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा जो है इसमें से ऐसे गुजर के जाती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है वो एशिया के उसमें से बीच में से गुजरती है। तो ये भी बातें जो है आपसे पूछी जाएंगी, हर से पूछ लेंगे कि जैसे अगर भारत से पूछ लें कि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा ही है जो भारत से गुजरती है, ठीक है। और एशिया से सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है, वो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये तो सबसे बड़ा महाद्वीप था, हमने इसके बारे में बात कर ली। अब हम लोग सेकंड जो हमारा है, दूसरा जो हमारा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ठीक है। तो अगर मैं आपको मैप, तो आप देखेंगे मैप में से जो है, इसका एक बार मैप देख लेंगे तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये एशिया है ना, और यहाँ ये ऐसे यूरोप आपस में इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ नीचे आके, यहाँ अगर मैं तीसरी बात करूँ तो ये आता है अफ्रीका, ठीक है। ये आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, ये अलग ही है, अफ्रीका इनसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, अफ्रीका, ठीक है। तो इसके बारे में ये है कि दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो अफ्रीका है। और अफ्रीका जो है, जैसे ये तो हमारा उसमें ईस्टर्न हेमिस्फीयर में था, तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है। और यहाँ जो सहारा रेगिस्तान है, ठीक है, सहारा डेजर्ट है, जो कि सबसे बड़ा डेजर्ट है हमारा इसमें विश्व में, तो वो भी इसी में अफ्रीका में ही पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और आता है नील नदी, जो सबसे लंबी नदी है संसार की, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। ऐसे यहाँ से नील नदी बहती है, ठीक है।
तो इसमें अब तो ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है। सहारा डेजर्ट जो है वो इसी में है, जो कि सबसे बड़ा है। नील नदी जो सबसे लंबी नदी है वो भी यहीं पाई जाती है। और जो मैंने आपको अभी रेखाओं के बारे में बताया था, तो इससे तीनों रेखाएं ही गुजरती हैं, ठीक है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक्वाटोर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, और जो हमारी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हमारी रेखा है वो भी इसी में से गुजरती है, जिसे मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तो ये एक ऐसा प्लेनेट है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यूरोप की, जो कि हमारे एशिया के साथ में बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इससे तो छोटा ही है, अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये छोटा ही है, ये एशिया से यूरोप जो है वो छोटा है, ठीक है। ठीक है, और इसमें भी ये बात याद रखनी है कि यूराल पर्वत से एशिया से जुड़ा हुआ है, एशिया के वेस्ट में है यानी पश्चिम में है ये, और इस एरिया को यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। पर यूरोप में से आपने क्या याद रखना कि यहाँ से आर्कटिक जो सर्कल है वो गुजरता है यहाँ इसके बीच में से, ठीक है। आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त जो है उसके बीच में से है, गुजरता है बिल्कुल, ठीक है। और बाकी जो है वो एशिया से छोटा है, तो आपको यहाँ पर ये वाली बातें याद रखनी है, ठीक है। तो 3 कॉन्टिनेंट के बारे में अभी हमने बात कर ली, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर अमेरिका, ठीक है। अगर आप मैप देखेंगे ना तो ये उत्तर अमेरिका हो जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे रास्ता है, और नीचे जो है वो हमारा हो जाएगा ये साउथ अमेरिका, ठीक है। ये हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका और ये हो जाएगा साउथ अमेरिका, ठीक है। अगर मैप पे देखेंगे तो पहली बार तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में इस जगह से जुड़े हुए, इतने से ऐसे जाने का है, इसे कहते हैं इस्थमस। हिंदी में इसे कहते हैं स्थल संधि। हम पहले जो है स्थल संधि या इस्थमस ही समझेंगे कि क्या होता है, उसके बारे में इनके बारे में बात करते हैं। तो इस्थमस क्या होता है, यानी स्थल संधि क्या होती है। अगर स्थल संधि होती है कि एक नैरो सा एक लैंड एरिया होता है, मतलब संकरा सा भूमि का एक भाग, जिससे 2 बड़े भूभाग जुड़े होते हैं, मतलब 2 बड़े ऐसे जो भूमि के लैंड होते हैं उनको जोड़ता है। अभी आप देख लो, ये बन रहा है ना कि ये लैंड एरिया, नैरो सा एक लैंड एरिया जो बड़े लैंड एरियाज को आपस में जोड़ रहा है, यानी एक संकरा सा भूभाग जो बहुत बड़े भूभाग को आपस में जोड़ता है, उसे कहते हैं स्थल संधि या इस्थमस। तो ये दोनों आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये उत्तर और जो हमारा आता है पश्चिम, उन दोनों गोलार्ध में पाया जाता है, यानी नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। और अगर मैं यहाँ से रेखा की बात करूँ तो यहाँ से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, यानी कर्क रेखा ही गुजरती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर हम इसकी बात करें तो ये चारों तरफ से ही पानी से घिरा हुआ है, इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्थ अमेरिका के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में, ठीक है। साउथ अमेरिका क्या है, तो इस्थमस के साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये तो है स्थल संधि, है ना। स्थल संधि जो जिससे क्या होता है कि मैंने आपको अभी समझाया कि स्थल संधि क्या होती है। अभी हम लोग जल संधि के बारे में भी समझ लेते हैं। जल संधि, ठीक है, जल संधि को कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इस्थमस क्या होता है कि एक भूमि का भाग होता है, एक नैरो सा भूमि का भाग, लैंड एरिया होता है, जिससे 2 बड़े लैंड एरियाज आपस में जुड़ते हैं। वैसे ही इस्थमस क्या होता है, ये
पानी का एक नैरो सा, मतलब वाटर का एक नैरो सा रास्ता होता है जिससे दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज आपस में जुड़ती हैं, ठीक है। यहाँ जल, जैसे हिंदी में तो जल से पता लग ही जाता है वाटर, तो पानी का एक नैरो सा एरिया होता है, ठीक है। और मैं हाँ एक बात आपको बताना भूल गई, जो इस्थमस था, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, मैंने आपको भी बताया था कि ये आपस में इससे जुड़े हैं। तो ये जो इस्थमस है, स्थल संधि का, ये पनामा है, आपने याद रखना है। पनामा जल संधि से आपस में ये दोनों कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जल संधि होती है पानी का एक नैरो सा एरिया, और इस्थमस होता है लैंड का एक नैरो सा एरिया, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, शायद आप सभी ने देखा भी होगा मैप पे, ये इंडिया है और ये है श्रीलंका। तो ये इंडिया और जो श्रीलंका को आपस में जोड़ता है उसको स्ट्रेट ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पानी का नैरो सा एरिया जिससे आपस में दो वाटर बॉडीज, मतलब ऐसे दो बड़े बड़े वो जुड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, इससे स्ट्रेट है। और स्ट्रेट का नाम क्या है पूछ सकते हैं आपसे, पाक, हिंदी में इसको पाक कह देते हैं, ठीक है। पाक जल संधि से अमेरिका और इंडिया और श्रीलंका आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है वो कौन सी स्थल संधि से यानी इस्थमस से जुड़े हुए हैं, तो उसका नाम है पनामा। और इंडिया और श्रीलंका जिस जल संधि यानी स्टेट से जुड़े हुए हैं उसका नाम है पाक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, अभी हम 4 कॉन्टिनेंट्स की बात कर चुके हैं, ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। अब हम लोग बात करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता के दिखाया था, ये नॉर्थ है और ये ऐसे रास्ता है, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले तो, कि ये जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में है, ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर में है। और यहाँ से रेखाओं की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ट्रॉपिक भूमध्य रेखा यानी एक्वाटोर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, ये 2 रेखाएं इससे होके गुजरती हैं, ठीक है। एक तो है ये साउथ हेमिस्फीयर में है, बाकी ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा यानी एक्वाटोर, ये दोनों रेखाएं इससे होकर गुजरती हैं, ठीक है। और बाकी अगर इसकी भी बात करूं मैं, तो अगर मैं ऐसे हो सकता है कि इसके बारे में ओशियंस पूछ ले, तो अगर इस साइड यानी पश्चिम में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो महासागर हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो वो है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। साउथ अफ्रीका के वेस्ट में यानी पश्चिम में पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, प्रशांत महासागर है पैसिफिक। और अगर इसके मैं ईस्ट की बात करूं, ईस्ट में कौन सा वो है ओशियन, तो इसके ईस्ट में आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। वेस्ट में इसके प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन है और इसके पूर्व में जो है वो आर्कटिक ओशियन है, ठीक है, आपने याद रखना है यहाँ पर। तो ये तो हो गया हमारा, और बाकी ये चारों तरफ से ही पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, इसका भी यही है कि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, आपने इसमें भी ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें दक्षिण अमेरिका में जो है हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ठीक है, वो है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इस पे बनाकर ही। जैसे ये हमारा साउथ अमेरिका है ना, तो जो एंडीज पर्वत है ना, विश्व की सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है माउंटेन रेंज, जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है यानी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, हिंदी में भी इसको एंडीज ही कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो साउथ अमेरिका में है, ठीक है, ये याद रखना है। और अमेज़न रिवर जो कि सबसे बड़ी रिवर है, अमेज़न रिवर, वो भी साउथ अमेरिका में ही है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में कि जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, वो भी साउथ अमेरिका में है, और जो सबसे लंबी मतलब सबसे बड़ी जो रिवर है वो भी जो है वो अमेज़न, जो कि वो भी साउथ अमेरिका में ही है, ठीक है। तो उसके बाद अभी हमारे रह गए हैं, अभी 2 कॉन्टिनेंट्स और रह गए हैं, हम उसके बारे में और बात कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। साउथ अमेरिका के बारे में के बाद हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक तो अगर आप बात करोगे ना, तो जैसे ये एशिया होएगा,
ये यूरोप होगा, है ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ मैप पे देखोगे तो यहाँ जाके है, अलग ही है बिल्कुल ही, कौन मतलब उस साइड में जाके नीचे समुद्र में, ठीक है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया अलग जाके। तो ऑस्ट्रेलिया में और क्या क्या आता है मैं आपको यहाँ डिटेल में बता देती हूँ। ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इससे जो मकर रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सिर्फ वो वाली रेखा होके गुजरती है और ये चारों तरफ से ओशियन से और सीज से घिरा हुआ है, इसलिए इसको जो है वो आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट, क्योंकि चारों तरफ से ही मतलब इस पे कोई वो है पानी ही है, समुंदर है, तो आइलैंड कॉन्टिनेंट भी इसके कहा जाता है। और ये साउथ हेमिस्फीयर में है, ठीक है, क्योंकि नीचे जितने भी हिस्से आएंगे वो साउथ में आएंगे। तो ये साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिण गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है। तो आपने इसके बारे में इतनी बात याद रखनी है कि इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि चारों तरफ से पानी से है और इससे सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है और साउथ हेमिस्फीयर में है। ये तो हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, है ना। अभी हम लोग करेंगे एक जो हमारा रह गया है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अगर आप मैप पे देखोगे तो जो जैसे हमारा ये मैप होता है ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है ना, ये हमारा वो मतलब कि साउथ अमेरिका हो जाता है, यहाँ पर हमारा एशिया, ये यूरोप है, यहाँ हमारा अफ्रीका होता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया होता है, उसके बाद सारे में पानी पानी है। तो जो वो है यहाँ बिल्कुल नीचे जाके है अंटार्कटिका, ठीक है, यहाँ बिल्कुल नीचे आप बात करोगे तो वहाँ अंटार्कटिका दिखेगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल जहाँ पानी ही पानी होता है ना उसके बाद जाके जो एक कॉन्टिनेंट पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं आपको और शॉर्ट में बताती हूँ, जैसे ये हमारा एशिया, यूरोप, ये हमारा अफ्रीका हो जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ये साउथ अमेरिका हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ सारे में पानी 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 है और यहाँ जाकर जो एक कॉन्टिनेंट पड़ता है, ठीक है, वो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। और यहाँ क्योंकि बर्फ़ ही जमी रहती है तो यहाँ लोगों के लिए रहने के लिए उचित कंडीशंस जो है वो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा साउथ पोल है यानी जो हमारा दक्षिण ध्रुव है वो इसके बीच में है, ठीक है, बीच में स्थित है दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल, ठीक है। और यहाँ पर लोग तो रहते नहीं, लेकिन यहाँ रिसर्च स्टेशंस हैं कुछ, जिसे वो अनुसंधान भी कहते हैं, ठीक है, रिसर्च स्टेशन है। एक मिनट, रिसर्च स्टेशंस, ठीक है, रिसर्च स्टेशंस हैं कुछ, जैसे संस्थान कहते हैं कुछ, मतलब जैसे रिसर्च जो करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इंडिया की भी दो हैं, ठीक है, जैसे आप याद रखोगे, एक तो है वहाँ पर है मैत्री और एक है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। तो जो रिसर्च स्टेशंस हैं हमारी अंटार्कटिका में, हम यहाँ भी अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं। तो अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशंस है, भारत की मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है। तो गाइज अभी हमने जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स थे उनके बारे में हमने बात की, जैसे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने पहली बार तो इनकी जो संख्या है वो भी याद रखनी है, ठीक है। तो अभी हमने सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिटेल में बात कर ली है और आज हमने जो डोमेन्स किए थे, तो आज मैंने सिर्फ आपको लिथोस्फीयर करवाया यानी भूमंडल। तो भूमंडल में ही कॉन्टिनेंट्स आते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको करवाया है। तो अभी हमारे 2 डोमेन्स और रहते हैं, हाइड्रोस्फीयर और जो हमारा एक और था मतलब वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ये दोनों जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी है, बहुत हो जाएगा, इसलिए आप जब तक इसे देखिए देन फिर जो हमारे 2 डोमेन्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।